नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा और आपका एग्ज़ाम भी अब माथे पर है। तो ये जो डिस्कशन वीडियो है, आज इसमें आप देखेंगे कि मैंने टोटल 25 क्वेश्चन को लिया है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 25 क्वेश्चन आप डिस्कशन में पाएंगे कि मोर और लेस विल डिस्कस 50 थीम को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप मुझसे स्टाम्प पेपर पर लिख कर ले लीजिए कि आपके एग्जाम में इस थीम से क्वेश्चन जरूर रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 25 के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, पर जो टॉपिक को, जिस थीम को, जिस सब टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा और आप लिखित में मुझसे ले लीजिए। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू कि इन थीम्स को आप और डिटेल में कर लीजिए। मेरे से जितना होगा, मुझे इंपॉर्टेंट जितना एग्जाम के दृष्टिकोण से लगेगा, मैं तो आपको बताऊंगा ही, पर आप अपने तहत से भी इस थीम को अच्छे से कर लेंगे तो यू विल गेट अ श्योर शॉर्ट मार्क्स इन दिस। ठीक है, तो अगर आप किसी टॉपिक पर मेल करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ आवर ऑफिशियल मेल आईडी, आप इस पर कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग आगे अब क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप व्हाट यू विल फाइंड कि COP 26 से क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, आप कितना भी भाग लें। तो अच्छा है कि COP 26 को हम लोग अच्छे से कर लें तो अच्छा रहेगा। तो COP 26 का क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। COP 26 पे जो क्वेश्चन है कि एट COP 26 इंडिया प्लेज टू बिकेम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाई, इसका करेक्ट आंसर है 20 से 70। देखिए, COP 26 के बारे में हमें यह जानना होगा कि COP 26 हुआ कहाँ है। COP 26 जो हुआ है वो है ग्लासगो में। ठीक है, नेक्स्ट COP 27 कहाँ होने वाला है? COP 27 इजिप्ट में होगा। COP 28 कहाँ होगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। ठीक है, जो COP होता है, जिसको आप कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज बोलते हैं, ये किसका इनिशिएटिव है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का इनिशिएटिव है। UNFCCC जो है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। UNFCCC का जो पहली बार परिकल्पना की गई, वो उसकी परिकल्पना की गई रियो अर्थ समिट जो ब्राजील में हुआ है, जिसको आप अर्थ समिट भी बोलते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इसकी परिकल्पना की गई रियो अर्थ समिट में। पर ये एग्जिस्टेंस में कब आया? परिकल्पना 92 में की गई, पर इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 94। इसका आपसे, मुझे जो लगता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। आप लोग मार के आ जाएंगे करेक्ट आंसर में जेनेवा वगैरह, पर वो गलत है। इसका हेड क्वार्टर है बोन, जर्मनी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इसका जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है, और वो अभी हुआ है ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। 2070 तक हमने कहा है कि हम लोग नेट जीरो एमिटर रहेंगे, कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, हम लोग 0 करेंगे। मतलब अगर हमने 100 यूनिट को मतलब एमिट किया है, तो हम लोग 100 यूनिट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। जिस तरह से भी एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांटेशंस के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे या कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे, पर हम लोगों ने टारगेट 2070 को किया है। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि डोंट स्टॉप इट ओवर हेयर, क्योंकि COP 26 से जब छपा हुआ प्रश्न मिलेगा तो हम लोगों ने और क्या क्या किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ और हम लोगों ने प्लेज किया है। पहला प्लेज हमारा ये है कि वी विल रीच 500 गीगावाट ऑफ द नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। सारा हम लोग टारगेट 2030 का रखे हैं। पहली बात ये कि 2030 का हमारा टारगेट है। केवल जो नेट कार्बन एमिटर वाला है वो 2070 का टारगेट है, नहीं तो बाकी सब 2030 का टारगेट है। हम कह रहे हैं कि 50% हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होगी। तीसरी बात, हम लोग कार्बन इंटेंसिटी को 45% कर देंगे, रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45। और कब के लेवल से? 2005 के लेवल से। बाकी ये सब जो चीज़ हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा और इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 100%। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप चलिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कितना ये टारगेट है, तो 500 गीगावाट का हम लोगों ने टारगेट रखा है कि रीच 500 गीगावाट ऑफ द, हम लोग क्या हो रहा है यार, ठीक है, हम लोग का ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग 500 गीगावाट ऑफ द नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक रीच करने चाहते हैं। तो 500 को 1000 कर सकता है, 5000 कर सकता है, वहाँ ऑप्शन में चेंज कर सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और एक नेट जीरो वाला भी आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट OSOWOG डिक्लेरेशन? 1 सोलर, 1 वर्ल्ड, 1 ग्रीड। इसका मतलब क्या हुआ? आपको
इसका मतलब ये हुआ कि आप, ये तो पहला जो इनिशिएटिव है, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया अलोंग विद द यूनाइटेड किंगडम। किसके साथ हम लोगों ने साइन किया है? प्रधानमंत्री जी ने साइन किया है। कब साइन किया है? COP 26 जो हुआ है उसमें हम लोगों ने साइन किया है। इसका ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी ये सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। हम लोग देख लेते हैं कि 1 सोलर 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड इनिशिएटिव है क्या। देखिए, अगर मानते हैं कि भारत में अभी सुबह हो रहा है, तो ये तो आपको पता है कि जो सोलर पावर है वो जब तक सूर्य भगवान की कृपा रहेगी तभी तक आप उससे एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है तभी उसको हार्नेस कर सकते हैं, वो रात में काम नहीं कर सकता है। तो अगर भारत में सुबह हो रहा है तो मानते हैं कि अफ्रीका में रात हो रहा है। अगर तो अफ्रीका में रात हो रहा है तो अफ्रीका में क्या आप सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब मानते हैं कि भारत में रात हो रहा है तो अफ्रीका में सुबह हो रहा है, तो अगर हम लोग एक ऐसा कुछ सिस्टम बना लें कि वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, जब अफ्रीका में एक्सेस, जब सुबह हो रहा हो और भारत में रात हो रहा हो, तो अफ्रीका हमको एनर्जी दे दे सोलर पावर वाला। हम एक ऐसा सिस्टम कर लें कि जब अफ्रीका में रात हो रहा होगा तो यहाँ पे भारत में सुबह हो रहा होगा, तो हम पावर को भारत से अफ्रीका भेज दे, सौर ऊर्जा को हम भेज दे, क्योंकि हम यहाँ पे सुबह है तो वी कैन हार्नेस द सोलर एनर्जी। सो इन द मॉर्निंग, जब हमारे यहाँ सुबह है वहाँ पर रात है, तो हम आपको दे देंगे। आपके यहाँ जब रात है और आपके यहाँ सुबह है, हमारे यहाँ रात है, तो आप हमको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो यही कंसेप्ट है। 1 सोलर, एक सूर्य भगवान है। 1 वर्ल्ड, हम लोग कनेक्ट करके एक वर्ल्ड को कनेक्ट कर ले। 1 ग्रिड, एक ऐसा ग्रिड बना लें कि इसमें जो जिसके यहाँ दिन है वो दिन में सोलर एनर्जी को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, तो मानते हैं कि इसमें 100 मेगावाट का ट्रांसफ़र हुआ, और जहाँ पे रात है वो इस ग्रिड से ले रहा होगा। 1 सोलर 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ बहुत अच्छे कदम उठाए थे। अगर आपको ध्यान हो तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। COP 21 कब हुआ है? 2015 में हुआ है। कहाँ पर हुआ? पेरिस में हुआ। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की। किसके साथ बात की? भारत और फ्रांस ने मिलकर एक साझा निर्णय था कि हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे। किसके लिए? सौर ऊर्जा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सौर ऊर्जा किस तरह का एनर्जी है? रिन्यूएबल एनर्जी है, खत्म होने वाला एनर्जी नहीं है, फॉसिल फ्यूल खत्म होने वाला एनर्जी है। तो इंडिया और फ्रांस मिलकर एक साझा इनिशिएटिव था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा, गुरुग्राम में है हेडक्वार्टर, है ना। तो इस तरह से आप इन सारे स्टेटमेंट को देख लेंगे तो पाएंगे कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया अलोंग विद द यूनाइटेड किंगडम। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। अब क्यों है आप देखिए, गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व प्रोवाइड्स अ कॉरिडोर फॉर द मूवमेंट ऑफ द टाइगर फ्रॉम द बांधवगढ़ टू। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि औरंगाबाद वगैरह जो साउथ बिहार वाला है वो झारखंड से टच करता है। औरंगाबाद का जो समवर्ती जिला है झारखंड में वो है पलामू। और यहाँ पर आपको बताते चले कि अभी भारत में, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। जो 53 टाइगर रिजर्व है, 51वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में, मेघामलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, और जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो है गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए, हम फ्रेगमेंटेड कॉरिडोर से कैसे टाइगर जाएगा, पर अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ एक काइंड ऑफ ए बॉर्डरिंग स्टेट है, झारखंड का बॉर्डर टच कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से अगर एक कॉरिडोर है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर पलामू टाइगर रिजर्व है। तो इस कॉरिडोर के थ्रू पलामू टाइगर रिजर्व में, ये भी आपको बताना जरूरी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पलामू टाइगर रिजर्व है 2018 के आंकड़ा के हिसाब से, अभी जो टाइगर सेंसस हुआ है 2018 का हुआ है, 4 साल बाद होता है, तो 2022 में टाइगर सेंसस फिर होगा। 2018 के टाइगर रिजर्व के हिसाब से आप देखेंगे तो पलामू टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या है 0। एक टाइगर रिजर्व है डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, वहाँ पे टाइगर की संख्या है 0। एक टाइगर रिजर्व और है बक्सा टाइगर रिजर्व। वो कहाँ है बक्सा टाइगर रिजर्व? बक्सा आपको है
वेस्ट बंगाल में, यहां पर इन तीनों टाइगर रिजर्व में 0 है। तो दिस गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर टाइगर का मूवमेंट गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व से पलामू टाइगर रिजर्व में हुआ तो पलामू टाइगर रिजर्व जिंदा हो जाएगा। और यह पर्यटन टाइगर एक टॉप एक्लियन पे एक एनिमल है। अगर आप उसको ऑर्डर में देखेंगे, फूड चेन के ऑर्डर में, तो उसका रहना बहुत जरूरी है, इकोसिस्टम के लिए रहना बहुत जरूरी है, टूरिज्म के लिए रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी टाइगर रिजर्व की बात आ गई तो एक चीज बताते हैं कि जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो टॉप बॉडी बनी है उसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। नालायक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैचुअरी बॉडी है। स्टैचुअरी बॉडी किसको बोलते हैं? जो पार्लियामेंट के द्वारा पास्ड कानून से बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको बोलते हैं? जो अपने संविधान में निहित है, जैसे फंडामेंटल राइट्स। स्टैचुअरी बॉडी इसलिए है क्योंकि इसका जो गठन हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गठन हुआ है। अब बताइए कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का हेड कौन करता है, चेयरमैन कौन का होता है? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, है ना। एकदम नालायकपंती मत करिए। अभी इसके भूपेंद्र यादव जी हैं, और भूपेंद्र यादव जी क्या हैं? इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। तो इट इज़ हेडेड बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्टर, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। दिस थिंग्स हैज़ टू बी वेरी क्लियर। अब देखिए हम लोग का कितना इंक्रीमेंट हमने 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि 33% टाइगर का इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया गया है। टोटल टाइगर कितने हैं? 2967 टाइगर हैं, जो कि एक अच्छा संख्या है। पूरे विश्व का 70% टाइगर जो है अपने भारत माता में है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में है। कितना है? 526 है। इसमें 2 घटा दीजिएगा तो 524 कर्नाटक में है, और 3 नंबर पे उत्तराखंड पे है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो राज्य वाइज हो गया, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक टाइगर रिजर्व बताओ जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वो है जिम कॉर्बेट, जिसका नाम बदल के रामगंगा टाइगर रिजर्व करने की बात हो रही है। तो जिम कॉर्बेट में 231 टाइगर है, जो कि मैक्सिमम टाइगर हैं किसी भी टाइगर रिजर्व में। पर यहाँ पे तो बात अधूरा हो गया। बात इसलिए अधूरा हो गया क्योंकि हम लोग बिहार की बात नहीं किए। बिहार में अपना टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आप लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं, याद रखिएगा 2018 सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंसस है, उसके हिसाब से 31 टाइगर रिजर्व है। आप अखबार में आर्टिकल पढ़ते होंगे, भास्कर में, जागरण में, कोई बोल देगा 49 है, कोई बोल देगा 51 है, कोई बोल देगा 48 है, एंड यू गेट कंफ्यूज। दीज आर नॉट द ऑफिशियल नंबर। व्हाट इज द ऑफिशियल नंबर? इफ द बीपीएससी विल आस्क द क्वेश्चन, इट विल कोट द टाइगर रिजर्व सेंसस, राइट। वहां पे जो आदमी बैठा हुआ है वो अनाड़ी आदमी नहीं बैठा हुआ है क्वेश्चन सेटर, वहां पे एक अच्छे लोग बैठ के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द नंबर ऑफ द टाइगर इन द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज 31। लेट बी वेरी क्लियर विद दिस। दिस ऑल आर द डेटा जो तो दैनिक जागरण वाला को मन कर दिया, किसी और का मन कर दिया तो वो कर दिया है ना। तो दिस आर नॉट द ऑफिशियल डेटा, दिस इज द ऑफिशियल डेटा। आपको बार बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए लेट्स बी वेरी क्लियर विद दिस। देखो अभी पाला वेटलैंड्स भी बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने इस पर क्वेश्चन सेट कर दिया। आप देखिए ये जो वेटलैंड है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पाला वेटलैंड्स कहाँ है? मिजोरम में है। ये जो तीनों वेटलैंड हैं ये तमिलनाडु में हैं। अभी जब हम क्वेश्चन सेट किए थे तो उस समय जो रामसर साइट्स हैं उसकी संख्या थी 54। भारत सरकार ने फिर डिक्लेयर कर दिया 10 और रामसर साइट्स, तो अब हो गए हैं 64। ठीक है, तो टोटल रामसर साइट्स कैन बी अ क्वेश्चन कि अब कितने हो गए हैं? 64 हो गए हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिजोरम, है ना। मिजोरम इसका करेक्ट आंसर है। पाला वेटलैंड इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, यहाँ पे बहुत आग लगा था इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो रामसर साइट किससे डील करता है मेरे दोस्त? रामसर एक शहर है। कहाँ पे रामसर एक शहर है? रामसर इज अ सिटी इन ईरान। और रामसर जो साइट्स हैं वो वेटलैंड के लिए है। वेटलैंड को आप याद रखिएगा, वेटलैंड को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, फेफड़ा है। क्यों? यहाँ पर इकोसिस्टम बहुत रिच होता है। जब भी किसी चीज़ को आप रामसर साइट्स के रूप में डाल देते हैं तो उसका कंजर्वेशन अच्छे से होता है, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसका फंडिंग अच्छे से आता है और अच्छा कंजर्वेशन होता है। तो याद ये रखना है कि 1971 में रामसर एक जगह है ईरान में जहाँ पर ये बैठक हुई कि हम लोग को वेटलैंड को कंजर्व करना चाहिए। बट when it came into the existence, it came into existence in 1975. When did India join this? India joined this
इन 1982। इसके बारे में हमने और आगे बहुत बता रखा है। एक चीज़ और मुझे बताइए कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वेटलैंड डे जो होता है वो 2 फरवरी को आप वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब यहाँ पर एक बात ये फंस जाती है कि बिहार में भी कुछ है क्या वेटलैंड? तो अगर आप देखिएगा तो अपना प्यारा बिहार जो है, अपना जान है, मोहब्बत बिहार है, वहाँ पर एक कांवर लेक है। आप अगर कांवर लेक के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग का ज्योग्राफी वाला सीरीज़ कर लीजिएगा। ज्योग्राफी वाले सीरीज़ में हमने बहुत डिटेल में इसको बताया है। जैसे कि उसमें हमने आपको ये बताया है कि कांवर झील जो है 2620 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कौन जिला है? बेगूसराय जिला है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। कितने नंबर का है? 39 नंबर का है। इसमें हमने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है कि ऑक्सबो लेक के थ्रू कैसे बनता है, किस नदी के चलते बनता है, क्या बनता है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वनली वेटलैंड साइट विच हैज़ गॉट द रामसर रिकॉग्निशन इज द कांवर झील। बिहार में मात्र एक ही है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारा लिस्ट है, इसको आप अगर आपको मन करे, अगर आत्मा को संतुष्टि नहीं मिले, सब रटना का मन करे, है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी मेरा ये सलाह रहेगा कि जो नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, जैसे अभी 10 ऐड हुए हैं और इसके पहले 5 ऐड और हुए थे, तो उनको आप कर लीजिएगा तो उतना काफ़ी रहेगा। बाकी एक ऊपर से सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, पर मेरे दृष्टिकोण से कांवर वाला महत्वपूर्ण रहेगा। विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड, कह रहा है कि गलत कौन है ना। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आप इसका अगर आप इसका आंसर देखें तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन देता है? FAO देता है। ये क्या कहता है कि डिग्रेडेशन से, सॉइल डिग्रेडेशन से कितना एरिया जो है, अगर आप सॉइल का डिग्रेड हो रहा है, क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, अगर सॉइल का डिग्रेड हो रहा है तो क्या होगा? उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। तो उसी पर रिपोर्ट देता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। गलत स्टेटमेंट है। जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, UNFCCC का नहीं है, वो एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, वो देता है। और क्या ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है? इंडिया को 5वां स्थान दिया है एयर क्वालिटी में, मतलब पुअर एयर क्वालिटी में। और जो अगर पूरे विश्व में जो कैपिटल सिटी हैं उसमें दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसलिए ये रिपोर्ट को हमने आपके लिए डाला है कि मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ये है। अब देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड बैंक बिल्कुल नहीं देता, IMF बिल्कुल नहीं देता, वर्ल्ड बैंक देता है। देखो डेवलपमेंट के लिए अगर कॉमन सेंस भी आप देखिएगा तो IMF डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं देता। IMF क्या करता है? अगर आप देखें अभी श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, जब श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ, पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ, तो ये सब उधार मांगने किसके पास जाते हैं? आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे, IMF के पास जाते हैं। और याद रखिएगा कि 1991 में जब हम लोग को क्राइसिस हुआ था, बैलेंस ऑफ द पेमेंट क्राइसिस हुआ था, तो हम लोग भी IMF के पास गए थे। वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि अगर पूरे विश्व में मानते हैं कि 2% पर सूद दिया जा रहा है कोई प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए, हम लोग भी वर्ल्ड बैंक से बहुत उठाते हैं, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि आपको बोलेगा कि भाई 0.5% पे देंगे, बहुत सस्ता दर पे लोन देता है और लॉन्ग टर्म का लोन देता है, मतलब 50 साल का देगा, 10 साल का देगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए देगा, जिसका सामाजिक मतलब अगर मान न्यूट्रिशन पे आपको काम करना है, कुछ नहर बनाना है जिससे कि सिंचाई बढ़ेगा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड बैंक से लें, क्योंकि सस्ते दर पर देता है और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। तो यह महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता हो ही गया। इफ इंडिया लॉन्चेज द गगनयान मिशन, If India launches the Gaganyaan mission successfully, then it will be which country to do so? यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जितने एग्जाम्स होंगे, ये जो आपको दिया हुआ है, ये इसको आप कहते हैं एक रोबोट है, इसका नाम है व्योममित्र। और इसलिए इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में गगनयान मिशन, क्योंकि इसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। गगनयान मिशन जो है ये मैन्ड मिशन होगा, मतलब हम लोग पहली बार जो है मनुष्य को स्पेस में भेजेंगे। ठीक है, मैन को स्पेस में भेजेंगे। कब इसको लॉन्च करेंगे? 2023 में। इसका पहले 2022 डेट था, इसको बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है। देखिए गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे तो हम स्पेस में आदमी को भेजेंगे। इसका 2 हम लोग MOU साइन किए हैं। जो टेक्निकल चीज़ के लिए जो MOU हमने साइन किया है वो फ्रांस के साथ किया है, पर जो एस्ट्रोनट्स जाएंगे इस पर, उसको जो हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उसको एक्विंट करेंगे, उसके लिए हमने रसिया के साथ साइन किया है। तो वी हैव साइन द MOU फॉर द टेक्निकल चीज़, कितना हीट शील्ड में कितना एनर्जी होगा, क्या होगा, फ्रांस के साथ, और रसिया के साथ हम लोग ट्रेनिंग के लिए किए हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स उस पर जाएंगे उसके ट्रेनिंग के लिए किया गया है। यह महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो भारत
कौन सा स्थान पे होगा? तो इसके पहले यूनाइटेड स्टेट्स भेज चुका है, चीन भेज चुका है, रूस भेज चुका है, तो इंडिया इज गोइंग टू बी द फोर्थ कंट्री टू डू सो, है ना? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। व्योम मित्र क्या है कि आदमी को पहले भेजने से पहले हम लोग एक रोबोट को भेजेंगे और ये रोबोट जाएगा स्पेस में। जब हम लोग उसका क्रू का टेस्टिंग करेंगे, अब पहले तो हम लोग अनमैन्ड मिशन भेजेंगे, पहली बार में थोड़ी आदमी को भेज देंगे, कुछ अगर दुर्घटना हो गई तो पहले हम लोग अनमैन्ड मिशन भेजेंगे, उस अनमैन्ड मिशन में व्योम मित्र जाएगा और एक रोबोट है, व्योम मित्र क्या है? रोबोट है, ठीक है। उसके बाद मैंड मिशन जाएगा, है ना? तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अभी हाल में एक और न्यूज़ में रहा दोस्त, अमेजोनिया 01 लॉन्च किया है भारत, जो है अमेजोनिया 01 को लॉन्च किया है। इसको कॉमन सेंस में अगर आप देखिएगा तो अमेजन रेन फॉरेस्ट बेसिकली कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो इसरो ने ब्राज़ील के लिए अमेजोनिया 01 को लॉन्च किया है फरवरी 2021 में। अगर पूछ ले तो कर लीजिएगा। विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड, है ना? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। कौन इनकरेक्टली मैच्ड है? स्पेसएक्स जो है एलोन मस्क का है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और एलोन मस्क का ही एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च इन्होंने किया था। उस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम था मतलब फाल्कन 9, है ना? फाल्कन 9 क्या है? रीयूजेबल, मतलब ये जो है यूज, मतलब एक बार यूजुअली क्या होता है कि रॉकेट से आपने लॉन्च कर दिया तो ये एक डेब्रिस बन जाता है, वेस्ट हो जाता है। पर हम इसको रॉकेट को लॉन्च करेंगे, ये फिर धरती पर आ जाएगा और इसको नेक्स्ट बार जो फिर लॉन्च करना होगा तो इसको हम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पेसएक्स का ही था, एलोन मस्क जो है उन्हीं का स्पेसएक्स कंपनी है, वो फाल्कन 9 भी लॉन्च किया था जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ये स्टेटमेंट गलत है, कैसे है इसको हम लोग देखेंगे। ब्लू ऑरिजिन स्पेस कंपनी है जो स्पेस से डील करती है, जेफ बेजोस की है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्जिन गैलेक्टिक रिचर्ड ब्रांसन को आप अमूमन देखते होंगे, उन्हीं की कंपनी है। 2-3 और कंपनी का हम आपको नाम बता देते। अच्छा, वर्जिन गैलेक्टिक का एक चीज़ आपको बताते कि इन्होंने अभी हाल में एक मिशन लॉन्च किया था, उसको कहते हैं यूनिटी 22। मतलब आदमी को प्राइवेट जगह पे, अब तो भाई यूजुअली तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अगर आप भारत के केस में देखिए तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कौन हिट करता है? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर के अधीन आता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो एक जो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है, यूनिटी 22 एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। उसके तहत कुछ लोग को वो स्पेस में घुमाने ले जाता है, पर्यटन कराने ले जाता है। तो उसमें एक औरत जाती हैं, उनका नाम है शिरीषा बंदला, ठीक है? इनका मालिक भी जाता है उस टूर में, स्पेस का टूर करने जाता है। भाई हम लोग गरीब आदमी जाइएगा सिक्किम टूर करने, इन लोग जाता है स्पेस का टूर करने, इन लोग का टेस्ट भी अलग होता है। जो शिरीष बांदला हैं वो इंडियन ऑरिजिन की 3rd वीमेन हैं जो स्पेस में गई हैं। पहले कौन गई हैं भारतीय इंडियन ऑरिजिन की? कल्पना चावला। उसके बाद सुनीता विलियम्स गई हैं और उसके बाद शिरीष बांदला भारतीय मूल की हैं, भारत में मतलब इंडियन इनके पेरेंट्स वगैरह रहे हैं। तो शिरीष बांदला 3rd वीमेन है जो वर्जिन गैलेक्टिक जो रिचर्ड ब्रांसन वाली कंपनी, उसने यूनिटी 22 एक स्पेस टूरिज्म लॉन्च किया था, उसके तहत है। 2-3 और अच्छा, इन स्पेस क्या है? नासा का नहीं है, ये इसरो का है। और ये क्या है? इसके तहत क्या हुआ कि भाई जो इसरो का वैज्ञानिक है वो, अब जैसे अभी आपको हमने क्यों ऊपर आपको बताई अमेजोनिया 01 लॉन्च किया, तो इसके लिए जो हमारा वैज्ञानिक हैं वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेगा कि इसका मार्केटिंग करेगा, रेट लगाएगा कि कितना में आप सामान बेचेंगे, कितना हम आपसे चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो इन स्पेस का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन। अगर मानते हैं कि मलेशिया हम लोग से स्पेस में लॉन्च करवाना चाहता है सैटेलाइट, तो हमारा साइंटिस्ट के बजाय हम लोग एक ऐसे लोगों को टीम डेवलप किए हैं जो इसका प्रमोशन विंग है, जो इसरो का मार्केटिंग विंग है, वो आपसे डील करेगा कि आपसे हम कितना पैसा लेंगे, कितना में मार्केटिंग करेंगे, क्या करेंगे। तो हमने क्या किया कि अपने साइंटिस्ट का बर्डन को कम कर दिया। हमने बोला कि आप टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट पर काम करिए, मार्केटिंग एस्पेक्ट जो है इसका हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है जिसका नाम इन स्पेस है, वो उससे डील करता है। 2-3 और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आपसे कभी पूछ दे तो एक और कंपनी है स्पेस में है, उसका नाम है जीरो टू इन्फिनिटी। जो जीरो टू इन्फिनिटी है स्पेन की कंपनी है, न्यूज़ में ये सब लगातार रहा है, स्पेन की कंपनी है। और जिस तरह से जेफ बेजोस वगैरह मालिक हैं अमेजन वाले ब्लू ऑरिजिन के, उस तरह से इसके जो मालिक हैं उनका नाम है जोस मैरियानो, ठीक है।
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा और जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स फ्रॉम द बिहार इन द प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट इज, करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा 3 अभी के स्थिति में। बाकी तो आप देखिएगा कि बाद में क्या बनता है, परिस्थिति बिहार की बदल रही है, मुख्यमंत्री जी 8वीं बार शपथ ले चुके हैं। तो अगर कैबिनेट मिनिस्टर की बात आएगी तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया कि एक तो हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कहाँ से जीतते हैं? बेगूसराय से जीतते हैं, कन्हैया को चुनाव हराए थे। किस विभाग के हैं? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का बड़ा पावरफुल मिनिस्ट्री है। दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह। कहाँ से चुनाव जीतते हैं? आरा से जीतते हैं, पावर मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भी हैं। तीसरा कौन है? पशुपति पारस। जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक पता नहीं रहेंगे कि हटेंगे, क्योंकि नीतीश बाबू के कोटा से गए थे। तो पशुपति पारस जी हैं। पशुपति पारस जी जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, रामविलास के पासवान जी के भाई रहे हैं और एलजेपी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी थी उसको ब्रेक कर दिए थे। और इनका जो भतीजा है तेजस्वी, उसका चिराग पासवान, वो भी सड़क पर है, संघर्ष कर रहा है। तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पर इसलिए हमने क्वेश्चन फ्रेम किया क्योंकि आपने देखा कि सीडीपीओ वाला जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत ही पॉलिटिकल चीज़ें पूछा है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया। और यह महत्वपूर्ण है कि 2-3 और मिनिस्टर हैं, जैसे अश्विनी चौबे जो बक्सर के सांसद हैं वो भी मिनिस्टर हैं, बट ही इज़ नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर, ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नहीं पूछेगा। दूसरा है उजियारपुर से सांसद हैं नित्यानंद राय, आजकल बहुत ही अमित शाह जी के क्लोज हैं और इन्हीं की बात चलती है कि अगर भाजपा बनेगा तो सुशील मोदी को संट करके इनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चलती है, पता नहीं क्या होगा। नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उजियारपुर से चुनाव जीतते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम हैं, ही इज़ नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर। 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली कौन मैच्ड है? हेलिना एंटी टैंक मिसाइल है क्या? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आयरन बीम न्यूक्लियर मिसाइल है क्या? बिल्कुल गलत है। मॉन्स्टर मिसाइल बिल्कुल सही है। व्हाइट स्वैन क्या है? सबसोनिक जेट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। आयरन बीम जो है ये इजराइल का है, आपको हम आगे बाद में दिखाते हैं। जो व्हाइट स्वैन है ये सब सोनिक जेट नहीं है, अभी रसिया ने इसको इस्तेमाल किया है व्हाइट स्वैन को, तो इससे बहुत न्यूज़ में है और आपसे कभी भी पूछ सकता है, इसके लिए आप तैयार रखिएगा। ये सब सोनिक जेट नहीं है, ये सुपर सोनिक जेट है, ठीक है। और सुपरसोनिक जेट है और इसको बॉम्बर जेट भी कहा जाता है और इसी का नाम जो रसिया में है उसका नाम रखा गया है TU-160। अब बात हो रही है इसलिए ये न्यूज़ में है कि भारत के जो इंडियन एयरफोर्स के जो रिटायर्ड लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत के पास एयरफोर्स की क्षमता में देखें तो विश्व का 4था शक्तिशाली एयरफोर्स है हम लोग के पास। डिस्पाइट दिस रफाल भी हम लोग के पास है, पर ये जो जेट है इसको आप कहते हैं बॉम्बर जेट। बॉम्बर जेट मतलब बहुत ही हेवी कैरी कर सकता है, रफाल वगैरह बहुत हैवी इक्विपमेंट को नहीं कैरी कर सकता है। और रसिया ने यूक्रेन पर इसको इस्तेमाल किया है पहली बार अभी हाल फिलहाल में TU-160 को। ये सुपरसोनिक जेट है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 5 हो जाता है उसको आप हाइपरसोनिक जेट बोलते हैं। अगर 1 से या 3 तक या 5 तक रहता है उसको सुपरसोनिक जेट बोलते हैं और लेस देन 1 मैक नंबर होता है उसको आप सबसोनिक जेट बोलते हैं। तो और भी इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या है। अच्छा आयरन बीम पे बाद में आएंगे। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर होता है कि स्पीड ऑफ द साउंड इन मीडियम। मानते हैं कि आपका स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर नीचे आप रखते हैं 331 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर होता है। आप जिस मीडियम में आप लॉन्च कर रहे हैं उसमें स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट मीडियम बाई स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। अगर हम कहते हैं कि मैक नंबर 2 है, इसका मतलब कि स्पीड ऑफ द साउंड इन दैट मीडियम जहां पे फ्लो कर रहा है इट इज 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये होता है मैक नंबर के बारे में। तो इस तरह से हम लोग सबसोनिक, सुपरसोनिक मतलब हाइपरसोनिक है मतलब बहुत फास्ट जा रहा है ना। तो इस तरह से स्टार्ट रखिएगा। और ये होता है TU, इसकी बात चल रही है। आयरन बीम न्यूक्लियर मिसाइल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये आप देखिए, ये लेजर लाइट्स आपको दिख रहे होंगे। दिस इज अ लेजर मिसाइल। कहने का मतलब है कि लेजर मिसाइल क्या होता है अगर, और ये कौन सा देश इसको डिप्लॉय किया है? इसको इजराइल ने डिप्लॉय किया है और हम लोग इसको खरीदना चाहते हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। क्या है कि आप ऐसे करेंगे कि ये आप लेजर जेट को आप अपने आसमान में आप डालेंगे और लेजर जेट को आप रडार के सिस्टम से आप टाई अप कर दिए, आप उसके एयर स्पेस में घुसे। मानते हैं कि आप TU-160 लेके घुसे या रफाल लेके इजराइल में घुसे, वो बॉम्ब मारने के पहले वो क्या करेगा कि आपको लेजर लाइट से ही मार देगा। आपको पता है कि लेजर वेल्डिंग भी होता है, इतना शार्प होता है, इतना एनर्जी होता है कि लेजर वेल्डिंग भी होता है। अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं तो आपको पता होगा लेजर वेल्डिंग वगैरह होता है। तो इतना हाई बीम ऑफ लेजर से मारेगा कि आपका
कुछ ना कुछ आपका जो बॉम्बर जेट है, आपका जो फाइटर जेट है वो डैमेज हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ द बॉम्ब इट विल सेंड द लेजर, इसको आप कहते हैं आयरन बीम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मॉन्स्टर मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने इस्तेमाल किया है, इस तरह से हम कर लेंगे। विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द समुद्रयान प्रोजेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, इसको याद रखिएगा। हम लोग अभी आपको पता है कि हम लोग गगनयान क्या करते हैं, मैन्ड मिशन इन द स्पेस है, उसी तरह से वी हैव अ मैन्ड मिशन इन द वाटर। सब सी लेवल पर हम लोग मैन्ड मिशन लॉन्च कर किए हैं और उसका नाम है समुद्रयान। ये भी एक मैन्ड मिशन है, मनुष्य इस मर जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक इक्विपमेंट बनाया है, हम लोगों ने एक जहाज बनाया है, उस जहाज का नाम है मत्स्य 6000। 6000 क्या है, 6000 डीप, 6000 मीटर डीप तक जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर डीप तक जाएगा, सबसे लेवल पर जाएगा। इट विल एक्सप्लोर द मिनरल्स अंडरनीथ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विल बी अ मैन्ड व्हीकल, करेक्ट स्टेटमेंट है, इट विल बी अ मैन्ड व्हीकल। कितने लोग इसमें जाएंगे, इसमें 3 लोग जाएंगे। मैन्ड व्हीकल 3 आदमी के लिए है। इंडिया विल बी द थर्ड कंट्री टू डू सो, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऐसा जो मैन्ड व्हीकल है जो डीप सी लेवल पर जाता है वो यूएस के पास है, चीन के पास है, फ्रांस के पास है, रूस के पास है, जापान के पास नहीं है। तो हम लोग कौन से नंबर के हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, हम लोग 6ठे नंबर के हो जाएंगे, ना कि तीसरे नंबर के हो जाएंगे। पर आपके जहन में एक प्रश्न आना चाहिए कि भाई हम लोग इतना डीप सी मिशन करना क्यों चाहते हैं, वाई वी वांट टू गो 6 किलोमीटर डीप इनसाइड द ओशंस। कोरल रीफ के लिए क्या, कोरल रीफ उतना डीप में होता ही नहीं है, आपको बता रखे हैं कि कोरल रीफ शैलो वाटर्स पे होता है। जो भी गैस हाइड्रेट्स पाए जाते हैं दोस्त, जो भी गैस हाइड्रेट है वो गैस हाइड्रेट 5500 से 5.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। या फिर अगर आप देखेंगे जो भी मैंगनीज नूडल्स होता है, जिसको आप रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं, वो जो हैं वो वही डीप इनसाइड में पाए जाते हैं, धरती के वहीं पे 6 किलोमीटर के आसपास बेड पर पाए जाते हैं। या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड्स हैं, जो सल्फाइड वाले एलिमेंट्स हैं या जो भी चीज़ हैं वो सब डीप अर्थ में पाए जाते हैं, डीप लेवल ऑफ द ओशन में पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग की कोशिश है समुद्रयान मिशन के तहत कि हम लोग उसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि जो रेयर अर्थ मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ही यूज़ है, इसलिए भी हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नीति आयोग इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। ई अमृत पोर्टल जो है बिल्कुल नीति आयोग का है। नीति आयोग किसके साथ लॉन्च किया है, COP 26 में यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूनाइटेड किंगडम के सरकार से नीति आयोग लॉन्च किया है। इसके तहत क्या है, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आपको पता है कि दिल्ली सरकार स्कीम दे रही है, बिहार की सरकार स्कीम दे रही है, तो सारे स्कीम्स को ई अमृत पोर्टल पर लाया गया है कि अगर आप स्कूटी खरीदेंगे तो 20% का डिस्काउंट है, अगर आप 4 पहिया वाहन खरीदेंगे तो 25% का डिस्काउंट है। तो आपके लिए सहूलियत है कि कहाँ पे कौन सा स्कीम के तहत हमको सस्ता हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। तो ई अमृत पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड किंगडम टू गेट द चीप और द सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, शून्य कैंपेन किसका है, बिल्कुल नीति आयोग का है। नीति आयोग का किस इंस्टीट्यूट के साथ है, एक इंस्टीट्यूट है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, उसके साथ है। शून्य कैंपेन के लिए अगर आप देखें कि अगर आप जोमेटो से खाना मंगाते हैं तो जो डिलीवरी बॉय आपके पास आते हैं वो किस गाड़ी से आते हैं, पल्सर से आते होंगे, स्प्लेंडर से आते होंगे। वो कौन सा गाड़ी होता है, पेट्रोल व्हीकल होगा या डीजल व्हीकल होगा। तो शून्य कैंपेन के तहत ये है कि जो डिलीवरी एजेंट होते हैं, मानते हैं कि आपका फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर पहुंचाने वाला व्यक्ति है उसको आप ई व्हीकल दीजिए, ई स्कूटी दीजिए। दिल्ली वगैरह में तो खूब आजकल चल रहा है ई व्हीकल और बड़ा अच्छा भी है। इस तरह का इनिशिएटिव होना चाहिए, नीति आयोग का ही इनिशिएटिव है। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है ये भी नीति आयोग का इनिशिएटिव है। ठीक है, और क्या है, आजकल के आपको पता है कि भारत एक स्टार्टअप हब के रूप में बना हुआ है। नाउ हम लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टार्टअप के रूप में। जोमेटो एक स्टार्टअप था, अगर आप देखें तो फ्लिपकार्ट भी एक स्टार्टअप था, कितने लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। तो स्टार्टअप हब के रूप में हम लोग बने हुए हैं। तो जो नीति आयोग है बच्चों लोग को एक फाउंडेशन है, लाभ फाउंडेशन डसॉल, इसके साथ मिलके स्टार्ट किया है कि अगर कोई बच्चा है उसको अगर चाइल्डहुड में कुछ नया आइडिया है, जो बच्चा है उसको पास ज़्यादा आइडिया होता है, अगर वो आइडिया कुछ अनोखा है, कुछ
इनोवेटिव आइडिया है, तो उस आइडिया को हम लोग प्रैक्टिकल रूप में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग फंडिंग कर सकते हैं। नीति आयोग का इनिशिएटिव है, बच्चों के लिए इनिशिएटिव है। देखिए, हम लोग एक स्टार्टअप दिवस भी डिसाइड किया है, भारत सरकार स्टार्टअप को देखते हुए 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में भारत में मनाया जाएगा। करंट का न्यूज़ है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक पहल कैंपेन किसका है? एक पहल कैंपेन नीति आयोग का नहीं है, एक पहल कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का है। इसके तहत आपको टेली कंसल्टेशन मिलेगा। मानते हैं कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया, गर्लफ्रेंड को आप कहे थे कि शादी करेंगे, शादी आप कर नहीं रहे हैं, अब लड़ाई झगड़ा हो गया, आप उसको मतलब बदतमीजी आप किए, वो टेली लॉ के थ्रू एक पहल कैंपेन के तहत चली जाएगी कि अपने बॉयफ्रेंड पर केस करे कि नहीं करे, इसलिए बदतमीजी नहीं कर रहा है। ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ विभाग का है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का है, तीनों वाला नीति आयोग का है। डीजी सक्षम इज अ प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया है। क्या है डीजी? मतलब डिजिटल सक्षम, मतलब आपको सक्षम बनाना है। इसके तहत क्या है कि जो 3 लाख युवा हैं उनको हम डिजिटली लिटरेट करेंगे, डिजिटल उनको ज्ञान देंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। पर चूंकि अच्छा किसके साथ करेंगे, ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स जो है उसके वो साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कि हम 3 लाख युवाओं को डिजिटली इक्विप करेंगे। तो जब डिजिटली इक्विप करेंगे उनको जॉब मिलेगा, यूथ स्किल्स मिलेगा। तो डीजी सक्षम माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है, गूगल मत कर दीजिएगा। बहुत लोग इसको आप लोगों ने गलत किया होगा कि वृक्षारोपण अभियान 2021 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। बहुत लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मार दिया होगा क्योंकि वृक्षारोपण देखा होगा, पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल का ये इनिशिएटिव है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप पावर प्लांट वगैरह में, हम पावर प्लांट में बहुत दिन काम किए हैं, तो हम आपको बताते हैं, जहाँ से हम कोल हैंडलिंग यूनिट में भी रहे हैं, तो कोल हैंडलिंग यूनिट में आप जहाँ से आइएगा तो वहाँ का जो आसपास का एरिया है वो नरक बन जाता है। क्यों नरक बन जाता है? कोल डस्ट जो है वहाँ का लोग का जो आयु है 20 से 30 साल घटा देता है, क्योंकि वो फेफड़ा में जाकर जम जाता है। तो जहाँ पर भी हम लोग कोल को एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ पर बहुत कोल डस्ट होता है। तो उसके लिए यूजुअली इंजीनियर्स लोग को, हम लोग को हिदायत रहती थी कि आप वाटर स्प्रे करिएगा। तो वाटर स्प्रे ठीक तो है, पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने क्या डिसाइड किया है? 300 प्लांटेशन यूनिट को चूज किया जहां से हमने कोल को एक्सट्रैक्ट किया है और वहां पर हमने पेड़ लगा दिया है। और याद रखिएगा कि जहां भी पेड़ रहेगा तो वहां पे बहुत अच्छा रहेगा इन्वायरमेंट के लिए। तो इट इज़ एन इनिशिएटिव ड्राइव जहां पे 300 यूनिट को हमने चूज किया है, कोल जहां से हमने एक्सट्रैक्ट किया है वहां पर प्लांटेशन कर देंगे। और जब आप प्लांटेशन कर देंगे तो उसको सुंदर बना देंगे और वहाँ का जो आस पड़ोस का इन्वायरमेंट है, जो गाँव है, उसको दिक्कत नहीं होगी। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव फ्रॉम द इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड। देखिए, इनकरेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। जन समर्थ पोर्टल फॉर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू द दिव्यांग्स, गलत स्टेटमेंट है। सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट का है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ई शांता पोर्टल गलत स्टेटमेंट है। युक्त धारा पोर्टल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आप अगर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, कोई लॉ पर या कोई कानून रिडेंडेंट हो गया, आप रिसर्च करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सुपेश पोर्टल है, वहाँ से कर सकते हैं। जन समर्थ पोर्टल किसका है? ये क्रेडिट लिंक के लिए है। आपको पता है कि बहुत सारा जगह आपको बोलता है कि अगर आप मशीनरी लगाएंगे, तो अगर आप 5 करोड़ का मशीनरी लगाएंगे तो हम आपको 5% क्रेडिट लिंक सब्सिडी देंगे। तो जितना मानते हैं कि अगर आप 100 करोड़ का बिहार में आप प्लांट लगा रहे हैं इथेनॉल का, तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी है कि अगर 100 करोड़ का लगाएंगे तो 5 करोड़ मैक्सिमम लगाएंगे, 5 करोड़ मैक्सिमम आपको सरकार सब्सिडी देगी या 5% आपको क्रेडिट लिंक कर देगी। तो ये सारे बहुत सारे स्कीम्स के साथ क्रेडिट लिंक स्कीम्स है। तो मानते हैं कि 10 विभाग है, रेलवे का भी चल रहा है, टेक्सटाइल का चल रहा है, ग्रामीण विकास का चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है, तो आदमी तो पगला जाएगा। तो सारा जिसका जिसका क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है उसको एक जगह क्लब कर दिया गया है, एक पोर्टल पर क्लब कर दिया गया है जिसका नाम रखा गया है जन समर्थ पोर्टल। अगर आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी लेना है तो सीधे चल जाइए समर्थ पोर्टल पे, आपको सारा भारत सरकार का स्कीम्स का क्रेडिट लिंक अवेलेबल है। ई शांता पोर्टल इसलिए हम दिए हैं कि ई शांता पोर्टल जो है वो फिशरी के लिए है, नाम है शांता इसलिए ऑप्शन को ऐसा किया गया है। और फिशरी के प्रमोशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, ठीक है, कॉमर्स विभाग का है। युक्त धारा पोर्टल क्या है कि आपको पता है कि जो ग्रामीण विकास है बहुत बड़ा मंत्रालय है जो गिरिराज सिंह के पास है। तो ग्रामीण विकास में बहुत काम होता है, सड़क बनता है, परिवहन, बहुत तरह का चीज़ है, तो वहाँ पर चोरी होने का चांस बहुत होता है। तो आजकल कर दिया गया है कि युक्त धारा पोर्टल में अगर हम बोलते हैं कि रोड बना,
ग्रामीण विकास मंत्रालय का। तो भाई कहाँ पर बना उसका फोटो लेके आप जियो टैग करके उस पर अपडेट कर दीजिए। जब आप अपडेट कर देंगे तो आपको जो भारत सरकार से पैसा मिलना है वो मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि अब चीज़ मैनुअली के जगह जियो स्पेशली हो रहा है। आप लोकेशन बता दीजिए कि मानते हैं कि चतरा गांव है, चतरा गांव में हमने 16 किलोमीटर का रोड बना दिया, जियो स्पेशल प्लानिंग के तहत हम आपको टैग कर लेंगे, आप फोटो अपडेट करिएगा और वहाँ से आपको चेक कर लिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ द मैनुअल इट इज़ डन थ्रू द जियो स्पेसेज और द इस आप सैटेलाइट के माध्यम से आप इसको ऑपरेट करेंगे। किसका है? ग्रामीण मंत्रालय का है, रूरल डेवलपमेंट का है। लोकपाल ऐप किसका है? ये भी ग्रामीण मंत्रालय का है, मतलब रूरल डेवलपमेंट का है। किसके मॉनिटरिंग के लिए? आपको पता है कि मनरेगा जो है एक अमृत कलश है। मनरेगा जो है अमृत कलश है। अमृत कलश इसलिए है कि जब ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है चरमराई कोविड के समय, तो लोग, क्योंकि मनरेगा क्या है, सरकार के पास अगर आप रोजगार मांगने चल गए तो लीगली बाउंड है सरकार देने के लिए। अगर सरकार नहीं देती है आपको रोजगार तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा, पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो मनमोहन सिंह सरकार की अगर सबसे अच्छी व्यवस्था कुछ थी तो वो मनरेगा थी। पर मनरेगा के साथ क्या है कि इसमें लीकेज बहुत है, इसमें धांधली बहुत है। तो उस धांधली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें भी जियो स्पेशल सिस्टम कर दिया गया है। लोकपाल ऐप बनाया गया है कि अगर भाई आपने काम किया, तो अगर आपने काम किया है तो आप मानते हैं कि तालाब खोद रहे हैं, तो भाई तालाब बिना खोदे हुए मुखिया पैसा निकाल लेता था। कुछ मनरेगा वाला को अगर 150 रुपया तो 50 रुपया दे दिया और बाकी मुखिया खा गया। आपने तालाब खोदा तो उसका पिक्चर आप अपलोड करिएगा, सैटेलाइट से क्रॉस चेक कर लिया जाएगा लोकपाल ऐप के थ्रू। परम प्रवेगा, परम पुरुल, परम अनंत, परम शक्ति आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखो जो भी परम परम करके नाम है ना, ये सब सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इतना महत्वपूर्ण है भी कि मतलब टाइम पास है। देखिए भारत का जो है परम प्रवेगा अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया है। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में है कि सबसे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट IIT है तो गलत हैं आप। जो टाटा इंस्टीट्यूट जो है, जिसको नाम बदल के बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कर दिया गया है, बेंगलुरु में है, सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इट इज़ नॉट द IITs। तो IISc ने परम प्रवेगा बनाया है और भारत का अभी सुपर कंप्यूटर यही बन गया है। पहले मिहिर विहिर था। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हम तो जितना क्रॉस चेक किए हमको परम प्रवेगा ही मिला, पर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके पहले विश्व का जो सबसे बड़ा फास्टेस्ट कंप्यूटर था वो जापान के नाम पर था, पर अब जो है वो जापान लूज कर चुका है। अब विश्व का जो सबसे बड़ा फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, और किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, मतलब आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा, याद रखिएगा। ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वीट। क्या हुआ है कि जब अपोलो मिशन लॉन्च किया गया तो अपोलो मिशन के तहत आप देखेंगे कि अपोलो मिशन में कुछ वहाँ से स्वैल लाया गया, मून से स्वैल को आप लेकर आते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस स्वैल में हम लोग प्लांट को ग्रो कर पाते हैं क्या? तो देखिए कि एक वीड प्लांट है जो इसका ऊपर नाम है। इसको आप देखिए कि यहाँ पर इस स्वैल में, जो मून के स्वैल में है, ये ग्रो कर गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर चंद्रमा के स्वैल में प्लांट ग्रो कर गया, इसका मतलब क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस हो गया मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ऑक्सीजन रिलीज हो गया मतलब मून पर मानव रह सकता है। इसलिए इसको एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है और ये आपको एग्जाम में कभी भी मिल सकता है। यही वीड है जो अपोलो मिशन से जो स्वैल लाया गया है उसके तहत इसमें प्लांट का ग्रोथ हुआ है। ये एक वीड नुमा स्ट्रक्चर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी इज द प्रोजेक्ट ऑफ, करेक्ट आंसर इज स्पेसएक्स। मेरे दोस्त है क्या स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी? अगर आप इसको देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक जाल है नेटवर्क का, है ना। तो इनका जो कंपनी है इलॉन मस्क का, उनका इनिशिएटिव है। उनका ये इनिशिएटिव है कि हम लोग ढेर सारा सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर देते हैं। जब लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर देंगे ढेर सारा सैटेलाइट को, तो उसके तहत क्या होगा? वो फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड कर सकता है। अफ्रीका को, ऐसा नहीं कि अमेरिका में ही केवल मिले, अफ्रीका को मिले, कैरिबियन आइलैंड्स हैं सबको मिले, और एक हम नेटवर्क का जाल बिछा दे, इंटरनेट सिस्टम का जाल बिछा दे। ये बहुत ही इनिशिएटिव और इनिशिएटिव जो है बहुत क्रांतिकारी
इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है स्पेसएक्स का। पर कुछ साइंटिस्ट इसका विरोध करते हैं। जब आप लो अर्थ ऑर्बिट में जब इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो पैसा भी लेंगे, पर यहाँ पर स्पेस डेब्रिस का मामला हो जाता है। स्पेस डेब्रिस मतलब हो गया कि भाई इतना ज़्यादा आप सेटेलाइट लॉन्च कर देंगे कि हर दूरी पर ढेर सारा सेटेलाइट है, आपस में टकराएगा तो स्पेस में कचरा होगा। जिस तरह से हम लोग धरती पर कचरा जमा कर रहे हैं उस तरह से हम स्पेस में कचरा जमा करेंगे। पर स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी हैज़ बीन इन द न्यूज़ and you can expect a question on this in the prelims. This is another very important question my friends. S-400 मिसाइल है, इसको आप ट्रायम्फ मिसाइल भी बोलते हैं, ठीक है। भारत में अभी इसलिए हम इसको क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि भारत को पहला चीज़ मिल गया है और भारत ने कहाँ S-400 किया है, पंजाब में डिप्लॉय किया है। पंजाब में डिप्लॉय किया तो पाकिस्तान को काउंटर कर लेगा। भारत ने जो सैंक्शंस लगे हुए थे रसिया पर, उसके बावजूद भारत ने S-400 खरीदा है और ये भारत की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही माना गया कि अमेरिका कितना भी दबाव बनाता रह गया पर भारत went ahead with this project of S-400 because India is an independent country which is not guided. We are not into the sphere of the influence of the United States of America. We are not the party to the United States of America. Neither we are the party to the Russia. हमने ये बताया कि हमारे लिए हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं और हम आपके लॉबी के आदमी नहीं हैं। हमारे लिए अपनी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने रसिया पर सैंक्शन लगाए हुए हैं यूक्रेन के चलते। डिस्पाइट दिस वी परचेज द S-400। हम लोग का बहुत संबंध मतलब बहुत ही डेलिकेट पोजीशन पर पहुंच गया था, अमेरिका नहीं चाहता था पर हम लोगों ने फिर भी खरीदा बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड टू आवर डिफेंस सिस्टम। ये गजब का मिसाइल सिस्टम है दोस्त। आप अगर भारत में अमेरिका पाकिस्तान से अगर हवाई जहाज घुसेगा उसको पहले ही टारगेट कर लेगा। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे काम करता है, मतलब एक बार आप उसको टारगेट को सेट कर दीजिए, फायर एंड फॉरगेट। अब वो टारगेट जहां पे मूव करेगा ये उसको जाके मार देगा और एक बार में ढेर सारे टारगेट को मार देगा। तो हमको अपना एरोप्लेन को लगाकर आपको डॉग फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अभी डॉग फाइट मतलब होता है कि एक प्लेन दूसरे प्लेन को चेज करेगा और टकराएगा, उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हमारे क्षेत्र में घुसे, यहाँ से खुला और मिसाइल सिस्टम मार के आपको नष्ट कर देगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जब भी आप मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो मिसाइल को लॉन्च करने के लिए दो चीज़ होता है। जो मिसाइल मैक्सिमम ऊंचाई पर जाएगा और एक नीचे, मानते हैं आपने यहाँ से लॉन्च किया तो आप देखते हैं कि इस मोशन को आप क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। मिसाइल प्रोजेक्टाइल 8th में कुछ तो पढ़े होंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन से लॉन्च करता है। जो ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको आप रेंज कहते हैं। तो S-400 का 400 किलोमीटर रेंज है। ऊंचाई जो है एल्टीट्यूड है जिसको आप हाइट कहते हैं, ये 400 किलोमीटर नहीं है, ये मात्र 30 किलोमीटर है। तो यही क्वेश्चन है कि S-400 में कैन हिट द टारगेट एट एन एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर हो गया, ना ही कि 400 किलोमीटर हो गया। 400 किलोमीटर दूरी है, 400 किलोमीटर रेंज है, 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे। जैसे अगर लॉन्च किया तो अमेरिका वहाँ से पाकिस्तान का फाइटर घुसा, 30 किलोमीटर ऊपर में ही मार के गिरा देगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तो रशिया जो है ये रसिया का है और रसिया तो अभी S-500 को भी टेस्ट कर चुका है और इस्तेमाल भी कर रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मैक्सिमम सैटेलाइट इन वन गो, क्योंकि बहुत लोग आप इसको इसरो हिट करेंगे इसलिए हमने क्वेश्चन को सेट किया था। पर जो लोग स्पेसएक्स को कर रहे हैं वो मतलब अखबार वगैरह रोज़ पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। पहले देखिएगा कि पहले ये रिकॉर्ड किसका था, ये रिकॉर्ड इसरो का था। हम लोगों ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू PSLV C-37 के थ्रू एक बार में हम लोगों ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। पर जो स्पेसएक्स कंपनी इलॉन मस्क की है वो 143 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है एक बार में। तो इन्होंने हम लोगों का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है एंड करेक्ट आंसर इज स्पेसएक्स। विच कंट्री हैज साइंड, ये भी एकदम छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, टू बी द फर्स्ट बायर ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ब्रह्मोस जो नाम है, एक भारत की नदी है ब्रह्मपुत्रा और एक रूस की नदी है मुस्कावा नदी। इन दोनों को नाम को मिलाकर जो मिसाइल सिस्टम बनाया गया है उसका नाम है ब्रह्मोस। हम लोग जो पहला खेप देने वाले हैं वो फिलीपींस को देने वाले हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। ब्रह्मोस के बारे में अगर आपको और पढ़ना होगा तो इसका 200 से 300 kg का वारहेड कैरी कर सकता है। ये कौन सा सिस्टम को फॉलो करेगा, अभी हम आपको बताए कि इट इज़ नॉट अ सबसोनिक, इट इज़ अ सुपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि मैक नंबर 2.8 है।
अगर 5 से ज़्यादा होता है मैक नंबर तो उसको आप हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मिसाइल जो है ये बहुत ही डायनेमिक है। अगर आप इसका रेंज देखेंगे तो 400 किलोमीटर तक इसका रेंज है, मारक क्षमता है, और इसलिए वो फिलीपींस खरीद रहा है क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना बदमाशी कर रहा है। ये हमारे तरफ से 20 क्वेश्चंस थे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो भी BCW के टीम के मेंबर्स हैं वो अगर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करना चाहते हैं तो वो भेजें। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेजा। आप लोग हमसे अच्छा क्वेश्चंस भेजे हैं, पर हम लोग कुछ ही लोग 3 आदमी का ही क्वेश्चंस ले पाए हैं। बाकी लोग का जो क्वेश्चन है और बाकी आपका जो क्वेश्चन है जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा उसमें हम लोग लेंगे। तो इससे मत सोचिएगा कि आपके क्वेश्चन को हमने जंक घोषित कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने हमसे अच्छा क्वेश्चन बनाया है आप लोग। विच स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है सर सुरभि का, और बहुत सुंदर कुछ क्वेश्चन सुरभि ने सेट किया है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द श्री कृष्ण सेतु। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, और श्री कृष्ण सिंह कहाँ के थे, मतलब कहाँ से चुनाव जीतते थे, खड़गपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते थे, मुंगेर से जीतते थे, मुंगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, खड़गपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधानसभा से जीतते थे। इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 11 फरवरी बाय श्री नीतीश कुमार एंड नितिन गडकरी, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट विल कनेक्ट मुंगेर टू खगड़िया एंड बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल, यहाँ से मुंगेर को बेगूसराय होते हुए खगड़िया को कनेक्ट करेगा, और इन दोनों, इस पुल को बनने के बाद 129 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा मुंगेर और खगड़िया के बीच में। और ये जो पुल है ये डबल डेकर पुल है, मतलब ऊपर रोड वाला है और नीचे रेल जाएगा, तो डबल डेकर पुल है। और कितना बड़ा पुल है, 14.5 किलोमीटर लंबा पुल है। और किस हाईवे को कनेक्ट कर रहा है, वो NH-29, गलत स्टेटमेंट है, ये है NH-333, क्या हो रहा है, NH-333B को कनेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली अगर आपको नहीं भी पता होगा तो ये पता होना चाहिए था, तो हमने आपको बता दिया। और किस नदी पर है, गंगा नदी पर है, ठीक है। चलिए, ये चुन्नी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैसूरू डिक्लेरेशन वाज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू द विच मिनिस्ट्री, दिस इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज। अगर आप देखिएगा तो थोड़ा पानी पी ले। देखिए, जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है ये डिसाइड किया कि मैसूरू जो जगह है वहाँ पर 16 स्टेट की बैठक हुई। उस स्टेट में तय किया गया कि या जो पंचायत से, अगर आप देखते होंगे, आप अपने गांव के पंचायत में रखते होंगे तो देखिए कितना वहाँ पर धांधली है, वहाँ पर बहुत चोरी है, वहाँ पे सारा चीज़ बैकवर्डनेस के थ्रू हो रहा है, कुछ भी डिजिटली नहीं लोग कर रहे हैं। तो ये डिसाइड किया गया, 16 स्टेट मिलते हैं और बोलते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से कम जो जनरल चीज़ें हैं उसको हम लोग पंचायत के माध्यम से बहुत डिजिटली काम करें, इंटीग्रिटी के साथ काम करें, और ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग डिजिटल माध्यम के थ्रू जो लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करें। तो 16 स्टेट की बैठक हुई, मैसूरू डिक्लेरेशन साइन किया गया कि हम लोग अच्छे से काम करें इस पर। अगर आप देखें तो कि जो पंचायत वाला जो मामला होता है, पंचायत कौन से सब्जेक्ट में 7th शेड्यूल में लाई करता है, स्टेट सब्जेक्ट में लाई करता है। और अगर आप देखेंगे तो स्टेट सब्जेक्ट को डील करने के लिए, पंचायत से डील करने के लिए एक आर्टिकल है 243D, और 243D कहता है कि जो पंचायत में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मिनिमम 1/3 होना चाहिए। ये आर्टिकल 243D कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनली कहता है। पर बिहार अपना जो राज्य है, पंचायत में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देता है। और यह महिलाओं के सशक्तिकरण का, जब भी क्वेश्चन आए आपका मेंस में, इसको महिलाओं सशक्तिकरण पर जरूर कोट करिएगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो 50% महिलाओं को देता है। ठीक है, इस पर मुखियापति का कंसेप्ट है, बहुत तरह का कंसेप्ट है, पर मुखियापति तो एक ही बार होगा ना। एक बार औरत ब्लॉक में जाना स्टार्ट करेगी, वो खुल्लू हो जाएगी, तो वो फिर उसको मुखियापति का एक बार जरूरत पड़ेगा, पर दोबारा उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बिहार 50% देकर महिला सशक्तिकरण का बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। आप महिलाओं को, जो महिला वीडियो देख रही हैं, आप लोग को रिजर्वेशन दिया हुआ है बीपीएससी में, नीतीश कुमार को जितना गाली देना है दे लीजिए, पर ये सब एक वीमेन एम्पावरमेंट का बड़ा अच्छा चीज़ है कि महिलाओं का, ठीक है, अगर आपका 107 नंबर जा रहा है तो लड़की का 97 नंबर कट ऑफ जा रहा है, तो और लोग लड़की को बोले तुम बीपीएससी की तैयारी करो, है ना। तो महिला सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण है और बहुत ही गर्दा उदाहरण है, हमको बहुत पसंद है।
तो पंचायती राज है, उसके तहत ये किया गया है कि हम लोग पंचायत के थ्रू डिजिटली काम को करें और लोगों को आसानी से चीज़ दे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर साइन करिए वहाँ पर साइन करिए, वो सब डिजिटल सिग्नेचर कर ले। चुन्नी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी चुन्नी का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट एवर योगा फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच गल्फ कंट्री। एक सौरभ ने क्वेश्चन भेजा है, हम सौरभ का क्वेश्चन नहीं ले पाए, अगला टेस्ट में सौरभ का क्वेश्चन लेंगे, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरबिया। यहाँ पर योगा फेस्टिवल को किया गया है। अब देखिए योगा फेस्टिवल सऊदी अरबिया में कहाँ पर किया गया? जिद्दा में किया गया। जिद्दा में अगर ज़्यादा इच्छुक हैं तो वहाँ उनका एक बीच है, उस बीच का नाम है बेला सन बीच, यहाँ पर किया गया है योगा। ठीक है, योगा डे कब मनता है? 21 जून को मनता है। पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी पहल कब की? 2015 में। देखो भाई, योगा रामदेव का दिया हुआ नहीं है, ये पतंजलि का दिया हुआ है। योगा को रामदेव ने फेमस किया है, ऐसा नहीं कि रामदेव ने किया है। अगर आप देखें कि बुद्धिज़्म क्या करता है, बुद्धिज़्म कोई बहुत नया फिलॉसफी नहीं है। बुद्धिज़्म जो उपनिषद में जो फिलॉसफी दिया हुआ है, उसी उपनिषद के फिलॉसफी को बहुत प्रोलिफरेट करता है, प्रचार करता है। बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नायाब चीज़ नहीं है, वो हमारे उपनिषद में है, पर बुद्धिज़्म उसको फैलाव करता है, उसको सरल करके आगे बढ़ाता है। उसी तरह से पतंजलि का योग है, पर पतंजलि के योग को बाबा रामदेव ने उसको फेमस किया है। अब आप देखें कि 21 जून को योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और 2022 में जो योगा का थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम है। अच्छा, ये बताइए कि 21 जून को ही क्यों चुना गया? 21 जून का कुछ स्पेसिफिक है क्या? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 21 जून वो है जिसको आप समर सोल्स्टाइस भी कहते हैं। इसमें लेंथ ऑफ द डे सबसे बड़ा होता है ना, लेंथ ऑफ डे सबसे बड़ा होता है। 21 जून को होता है गर्मी, जून में गर्मी पड़ता है, तो इसको आप याद रखिएगा समर सोल्स्टाइस है ना, इसलिए भी इसको चुना गया है, समर सोल्स्टाइस है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि विंटर में भी एक होता है जिसको आप विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, वो 20 दिसंबर या 21 दिसंबर को होता है, किसी दिन भी हो सकता है, वो लीप ईयर पर निर्भर करता है ना। बीच में लीप ईयर होता है, 365 दिन होता है, 366 दिन हो जाता है। इस तरह से लीप ईयर के चलते 20 तारीख को होगा या 21 दिसंबर को होगा। इस समय भी लेंथ ऑफ द डे हाईएस्ट होता है, और इसको आप कहते हैं विंटर सोल्स्टाइस, है ना, इसको आप कहते हैं विंटर सोल्स्टाइस। क्या है, इस पर हम लोग अभी ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, पर ठीक है अभी थोड़ा सा आ गया तो आपको बता देते हैं सोल्स्टाइस क्या होता है। हमने आपको पहले बताया कि ये तो अपना इक्वेटर है, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ है जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। जब सूर्य भगवान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होते हैं तो हम लोग तो यहीं पर है ना कहीं ऐसे, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर हैं, तो इसको आप कहते हैं यहाँ पर 21 जून को सूर्य भगवान ओवरहेड होते हैं। ओवरहेड मतलब एकदम आपके माथे पर है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं आपके माथे पर, तो लेंथ ऑफ द डे सबसे बड़ा होता है, इसको आप कहते हैं समर सोल्स्टाइस। उस समय सूर्य भगवान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं, पर जब विंटर में आप जाएंगे, जो दिसंबर वाला समय हो गया, तो सूर्य भगवान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चले गए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चले गए। ये क्या है? 23.5 डिग्री साउथ है, तो यहाँ पर सूर्य भगवान ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो यहाँ भी 90 डिग्री हैं। जो सूर्य भगवान जिस पोजीशन पर होते हैं इसको आप कहते हैं सन्स डिक्लिनेशन। ये सब ज्योग्राफी का चीज़ है, पर हम थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं, पर माफ़ करिए। इसको आप कहते हैं सन्स का डिक्लिनेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि समर सोल्स्टाइस में सन का डिक्लिनेशन कितना है, तो पूछ रहा है कि आपका सन का कहाँ पोजीशन है, तो सन का पोजीशन 23.5 डिग्री में है, तो सन का डिक्लिनेशन 23.5 डिग्री है। अगर आपसे पूछे कि ये बताओ कि विंटर सोल्स्टाइस के समय सन का डिक्लिनेशन कितना है, तो सूर्य भगवान का लोकेशन पूछ रहा है, तो 23.5 डिग्री साउथ पर है ना। हम लोग सूर्य नहीं कह सकते, सूर्य भगवान ही कह सकते हैं, वो छठ को मानने वाले लोग हैं। ये क्वेश्चन छपा हुआ आपको मिलेगा एग्जाम में, लिख लीजिए। ऑन विच डेट बिहार विधानसभा, ये सचिन सिंह यादव का क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा कंप्लीटेड 100 साल, इसका करेक्ट आंसर है 7 फरवरी 2021 को। ये जो है स्मृति स्तंभ है, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी गए थे और स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किए हैं। ये बिहार विधानसभा के गेट पर लगा हुआ है, और ये जो है, ये इसका टोटल ऊंचाई कितना है, ये जो है पीपल का पेड़ है ना, ये पीपल का पेड़ है। पीपल क्यों? बोधि वृक्ष, है ना। इसमें जो लीफ की संख्या आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ लीफ हैं वो 243 नंबर ऑफ लीफ हैं। क्यों 243 नंबर ऑफ लीफ हैं? बिहार विधानसभा में संख्या एमएलए की कितनी है? 243 है। कितना ऊंचा है? जो पीपल का पेड़ है यह 15 फीट ऊंचा है।
पर अगर आप इस पेडेस्टल वेडेस्टल सबको जोड़ लीजिएगा ना, इस पेडेस्टल वेडेस्टल सबको जोड़ लीजिएगा तो टोटल हाइट जो है वो 60 फीट हो जाता है। इस पूरे स्मृति स्तंभ का 60 फीट की ऊंचाई हो जाती है। अगर आप देखेंगे कि 243 शुरू से रहा है क्या बिहार विधानसभा का? बिल्कुल नहीं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ तो आपको पता है कि केंद्र में क्या लाया गया? बाइकैमरलिज्म लाया गया, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का कंसेप्ट लाया गया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अभी हमने जो टेस्ट डिस्कशन में आपको खूब अच्छे से बताया है। और स्टेट में क्या लाया गया? डायआर्की लाया गया। डायआर्की मतलब क्या कि एक मुख्यमंत्री भी रूल करेगा और एक गवर्नर भी रूल करेगा। तो जब बिहार विधानसभा में जो 1921 में जब बनता है बिहार विधानसभा, जबकि बिहार विधानसभा का बिल्डिंग 1920 में बन चुका है, पर जो पहला स्टार्ट होता है वो 1921 में स्टार्ट होता है। और जो पहले गवर्नर रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले गवर्नर रहते हैं बिहार के, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, 1921 में तो 100 हो गया, 2021 में जब पहला चुनाव होता है इंडिपेंडेंट इंडिया में 1952 का, जब बिहार झारखंड वगैरह सब साथ में रहते हैं, मतलब बिहार अपना झारखंड हमसे कलेजा है, हम लोग का कलेजा का टुकड़ा हमसे 2000 में बाहर हुआ। तो उस समय जो बिहार विधानसभा का स्ट्रेंथ था 331 था। अभी कितना स्ट्रेंथ है? 243 है। कैसे ब्रेकअप है? 38 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। ठीक है, उसके बाद तो मनिहारी और कटवरिया शेड्यूल ट्राइब के लिए हम पिछली बार भी बताए थे, आपका 67 में क्वेश्चन भी आया था। तो जो नए लोग हैं पॉलिटी वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, हम लोगों ने बहुत डिटेल में उसको बताया कि कितने सीट्स रिजर्वेशन है, क्या है। ये अनामिका ने क्वेश्चन सेट किया और बहुत सुंदर क्वेश्चन इसने सेट किया है। विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ब्रिक्स बैंक वाज सेटअप इन 2014 ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्रिक्स बैंक को ही न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। और ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सांघाई में है। ठीक है, सांघाई में है। साउथ अफ्रीका, बिल्कुल। All 5 members of the BRICS are the member of the G20। सही। India has hosted the BRICS summit 4 times till date। गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? देखिए, हम लोग कितने बार इसको होस्ट किए हैं। तो हम लोग जो 13th ब्रिक्स समिट हुआ है, जब ब्रिक्स आप बोलते हैं ना तो ऐसे याद रखिएगा कि इसका समिट ऐसे होगा। पहले ब्राज़ील करेगा, रूस करेगा, इंडिया करेगा, चाइना करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ब्राज़ील करेगा। जो 13वां ब्रिक्स समिट हुआ है वो 2021 में हुआ है। किसके प्रेसिडेंसी में हुआ है? भारत के प्रेसिडेंसी में हुआ है। ये कौन सा नंबर का हम लोग होस्ट किए थे? तीसरे नंबर का होस्ट किए थे, 3rd नंबर का था, ना कि चौथा बार था। जो 14वां ब्रिक्स समिट हुआ है ये कब हुआ? 2022 में हुआ। अभी हमने आपको बताया कि इंडिया के बाद कौन करेगा? चीन करेगा। ठीक है, तो चीन ने भी कैसा किया है? वर्चुअली किया है। हम लोग वाला जो थीम है हमको अच्छे से याद नहीं है, पर इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन करके ऐसा कुछ है, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन करके ऐसा कुछ थीम था, है ना। अपना जब भारत प्रेसिडेंसी किया है 13th ब्रिक्स समिट का, 14th ब्रिक्स समिट का ये रहा है कि फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन एन एरा ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट, है ना। तो ये अभी जो चीन वाला है उसका थीम ये है, जो रिसेंट वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। जैसा भी होगा बताइएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब शुभकामनाएं और खूब जी जान लगा के पढ़िए।